तो स्टूडेंट्स, टाइम टू सी सम एक्टिविटीज, सम एक्सपेरिमेंट्स। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं स्टूडेंट्स। अब हम कुछ ऐसे सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे स्टूडेंट्स, जिससे हम एक्सपेरिमेंटली ये कन्विंस हो जाएंगे कि वाकई में ये सारी चीजों के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स को जानने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें में जानना जरूरी है स्टूडेंट्स, जिससे एक्सपेरिमेंट समझना आसान हो जाएगा। डी स्टार्च अ प्लांट। देखो क्या मतलब है स्टूडेंट्स का डी स्टार्च अ प्लांट, क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जो प्लांट होता है उसके लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज प्लांट के फूड का काम करता है, ठीक। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, लीव्स में या फ्रूट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो डी स्टार्च प्लांट का मतलब ये होता है कि जो स्टार्च इसमें स्टोर्ड है, प्लांट के लीव्स और फ्रूट्स में जो स्टार्च स्टोर्ड है उसको निकाल देना, उसको निकाल फेंकना, वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलेंगे डी स्टार्च करना, एक प्लांट को डी स्टार्च करना। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स डी स्टार्च? बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट है उसको आप क्या करो, डार्क रूम में रख दो फॉर 3-4 days। कीप द प्लांट in dark room, in a dark room for 3 to 4 days, ठीक है। 3 से 4 दिनों के लिए इस प्लांट को आप डार्क रूम रख दो। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सोच के देखो, क्योंकि डार्क रूम है तो यहां पे कोई सनलाइट तो होगी नहीं, सही बात है। सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा स्टूडेंट्स, नया ग्लूकोज नहीं बनेगा, ठीक है। नया ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टूडेंट्स प्लांट को फूड नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि नया ग्लूकोज बन ही नहीं रहा, वही तो प्लांट का फूड होता है, तो प्लांट को फूड मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सोच के देखो। स्टूडेंट्स, प्लांट के अंदर जो स्टार्च अब स्टोर्ड है, जो फूड उसके अंदर स्टोर्ड है, वो अब प्लांट यूज करने लगेगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ये जो स्टार्च स्टूडेंट्स वो कम होने लगेगा, और कम होते तो फाइनली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया ना डी स्टार्च, वही करना था, इसमें से सारा स्टार्च यूज हो जाएगा लगभग 3 से 4 दिन में, और ये डी स्टार्च हो गया होगा। As no new glucose is formed, starch is used by the plant, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल होता है डी स्टार्च करना प्लांट को। अगर वापस से आपको इसमें स्टार्च स्टोर करवाना है तो क्या आप करोगे, कुछ नहीं, इसको निकाल के फिर से सनलाइट में रख दो कुछ घंटों के लिए, तो फिर से फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, फिर से ग्लूकोज बनने लगेगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक, वेरी सिंपल थिंग। तो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग, आयोडीन टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो देखो हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि किसी प्लांट से स्टार्च कैसे खत्म किया जा सकता है या कैसे उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। तो किसी प्लांट में स्टार्च है या नहीं है ये पता करने के लिए एक टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट, ठीक है, आयोडीन टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो वो आयोडीन टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा लंबा होता है बट इट इज इंटरेस्टिंग। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, आप देखो ये एक बीकर है, बीकर में वाटर है, उसके अंदर एक दूसरा बीकर ऐसे हैंग किया हुआ है, उसमें अल्कोहल है, ठीक है, और ये एक लीफ है स्टूडेंट्स, जिसमें हमें चेक करना है कि स्टार्च है या नहीं, ठीक है। हो सकता है इसमें स्टार्च हो और हो सकता है नहीं हो, ठीक है। तो ये करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप उसको इस तरीके से इस सिचुएशन में हीट करेंगे, ठीक है। तो आप हीट करेंगे तो ये वाटर गर्म होगा, ये वाटर गर्म होगा तो वो अल्कोहल को गर्म करेगा, और फिर ये लीफ भी गर्म होगा स्टूडेंट्स। तो आप इसको जब हीट करते जाएंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे ग्रेजुअली इसका जो ग्रीन कलर है लीफ का वो गायब होता जाएगा, और फाइनली वो बिल्कुल पेल हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो आपको तब तक ये हीटिंग का प्रोसेस चलाना है जब तक ये ग्रीन लीफ अपना कलर लूज ना कर दे और ऐसा ना हो जाए, ठीक। तो फाइनली हमारे पास लीफ ऐसा हो गया, ठीक है स्टूडेंट। लीफ ऐसा हो गया है मतलब क्या है स्टूडेंट्स, उसका ग्रीन कलर चला गया है। कैसे चला गया होगा आप सोचो, ये ग्रीन क्यों होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करो आप, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये ग्रीन दिखता है।
अब वो ग्रीन नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से अल्कोहल में उसको गर्म करने से क्या होता है कि क्लोरोफिल इससे निकल जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्लोरोफिल नहीं है, जिस कारण इसका ग्रीन कलर चला गया। फिर इसको आप वाटर में वॉश कर लो, ठीक, क्लीन करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये रेडी है आयोडीन टेस्ट के लिए। अब हम इस पे क्या करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। एक केमिकल होता है आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं स्टूडेंट्स। अगर इस लीफ में कोई स्टार्च नहीं था, शुरू में अगर इस लीफ में कोई स्टार्च नहीं था, तो जब इस पे आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो इफ नो स्टार्च तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा, पेल पेल। लेकिन अगर इस लीफ में स्टार्च था स्टूडेंट्स, तो जब आप इस पे आयोडीन डालोगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कैसे हम पता कर सकते हैं कि इस लीफ में स्टार्च था या नहीं। ठीक, अगर फाइनली ये सब करने के बाद वो ब्लू हो जाता है तो मतलब उसमें स्टार्च था, और अगर वो ब्लू नहीं होता है तो उसमें स्टार्च नहीं था स्टूडेंट्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाला प्रोसेस इंप्लीमेंट किया। इस प्रोसेस में हमने क्या किया, क्लोरोफिल हटाया। ये प्रोसेस में हम क्लोरोफिल हटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने से क्लोरोफिल हट जाता है और कुछ नहीं होता है। स्टार्च अगर पहले से रहता है तो अभी यहां पर भी होगा, और अगर यहां पे नहीं है स्टार्च तो यहां पर भी नहीं होगा। बस क्लोरोफिल पहले था और अब हट जाएगा। और यहां पे तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं बस। और फिर यहां पे हम फाइनली आयोडीन वाला टेस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे कई सारे डाउट्स आपको आ सकते हैं। पहला कि क्लोरोफिल बीच में कहां से आ गया, यार हम स्टार्च की बात कर रहे हैं, ये क्लोरोफिल हटाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ गई। सीधे ये जो लीफ था, ध्यान देंगे आप, उसी पे आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देख लेते क्या होता है, कलर चेंज होता है या नहीं। ऐसा नहीं कर सकते। अगर क्लोरोफिल रहेगा ना लीफ में तो ये आयोडीन टेस्ट काम नहीं करता है। क्लोरोफिल इससे निकालने के बाद ही ये आयोडीन टेस्ट काम करता है स्टूडेंट्स। और क्लोरोफिल निकालने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है इस तरह से अल्कोहल में डाल के। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं, क्लोरोफिल has to be removed from leaf so that iodine test works। ठीक है, ताकि आयोडीन का जो टेस्ट है वो प्रॉपरली वर्क करे स्टूडेंट्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक और डाउट यहां पे बच्चों को जनरली आता है कि इस लीफ को हमने अल्कोहल में डाल के हीट किया, ठीक है, ताकि क्लोरोफिल इसका हट जाए, लेकिन इसको पानी में ऐसे डाल के हीट क्यों किया। मतलब डायरेक्टली हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये पानी वानी का चक्कर हटाते, एक वेसल लेते, उसमें अल्कोहल डालते, अल्कोहल, ठीक है, इसमें हमारा लीफ होता और हम इसको गर्म कर देते। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट अल्कोहल वाले वेसल को हीट क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे पानी में डाल के क्यों हीट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट ऐसा करोगे ना तो इसमें फायर लग जाएगा, फायर, आग लग जाएगी। ठीक है, अल्कोहल को इस तरह से अगर डायरेक्ट हीट किया जाए तो उसमें आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए सेफ्टी पर्पज के लिए इस तरह से हीट करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको लिख सकते हैं कि अल्कोहल कैनॉट बी या शुड नॉट बी put directly on fire, ठीक है, it must be heated in water bath। ठीक है, नहीं तो आग लग जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये आयोडीन सोल्यूशन, ये जो आयोडीन टेस्ट है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इसका हम बहुत बार यूज करेंगे, तो एकदम सेट होना चाहिए आपके दिमाग में कि आयोडीन टेस्ट किस लिए करते हैं स्टूडेंट्स, ये पता करने के लिए कि लीफ में स्टार्च है या नहीं है। तो जिस लीफ का हमें टेस्ट करना है उसको इस तरीके से अल्कोहल में डाल के, वाटर बाथ में डाल के हीट करते हैं। हीट करने से उसका क्लोरोफिल चला जाता है, जिसके कारण का वो कलरलेस हो जाता है। प्लीज नोट, स्टार्च पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पहले स्टार्च था तो अभी भी रहेगा, पहले नहीं था तो अभी भी नहीं रहेगा। फिर इसको पानी में क्लीन कर लेते हैं, विच इज अ सिंपल स्टेप। फिर इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। अगर स्टार्च नहीं होता है तो उसका कलर पेल का पेल ही रहता है, चेंज नहीं होता है, और अगर इसमें स्टार्च था पहले से तो वो ब्लू हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आयोडीन टेस्ट। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस सनलाइट के बिना नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ ही स्टेप्स उसमें करने, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात।
सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? डी स्टार्च अ पॉटेड प्लांट। अच्छा, तो ये पॉटेड प्लांट किसको बोलते हैं? ऐसा प्लांट जो पॉट में लगा हो, सिंपल। जैसे ये एक पॉटेड प्लांट, तो उसको डी स्टार्च करना है। डी स्टार्च कैसे करते हैं हमने पढ़ा है, ठीक है, बाय कीपिंग इट इन डार्क रूम फॉर 3 to 4 days, ठीक है। तो 3 से 4 दिन के बाद हमारे पास ये जो पॉटेड प्लांट होगा वो डी स्टार्च हो गया, ठीक है, उसमें कोई भी स्टार्च नहीं है, खत्म हो गया। अब देखो क्या करते हैं उसमें, अब कवर पार्ट ऑफ अ लीफ बाय एल्युमिनियम फॉयल। कोई एक लीफ का छोटा सा पार्ट आप देखो एल्युमिनियम फॉयल से हमने कवर कर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा करते हैं। देन कीप द प्लांट इन सन फॉर 3 to 4 hours। अब उसको डार्क से निकाल के, अब इस प्लांट को डार्क से निकाल के हम सनलाइट में रख देंगे स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले हमने यहां पे एल्युमिनियम फॉयल रैप कर दिया है थोड़े से पार्ट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप सोचो एल्युमिनियम फॉयल यहां पे रैप करने से क्या होगा एक्चुअली, क्यों किया हमने एल्युमिनियम फॉयल रैप? आप समझ सकते हो कि इसके नीचे का जो लीफ का पोर्शन है उसको तो अब सनलाइट मिल नहीं पाएगी, नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि इसके नीचे एल्युमिनियम फॉयल के नीचे जो लीफ है वो तो डार्क में चला गया वापस से, उसको कोई सनलाइट नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले स्पॉटेड प्लांट को डी स्टार्च किया 3 से 4 दिन तक डार्क में रख के, फिर उसके लीफ को ऐसे कवर किया थोड़ा सा पार्ट उसका एल्युमिनियम फॉयल से। अब उसको वापस से सनलाइट में रख रहे हैं फॉर 3 to 4 hours, नॉट डेज, 3 to 4 hours, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो लीफ है उसको प्लग कर लेंगे, उसको तोड़ लेंगे, प्लग द लीफ, ठीक है, इसको तोड़ा और उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। मतलब इसको तोड़ेंगे, इसका एल्युमिनियम फॉयल ऑब्वियसली हटा देंगे, तोड़ने के बाद इसका एल्युमिनियम फॉयल हटाएंगे, प्लीज नोट, हटाएंगे एल्युमिनियम फॉयल, फिर उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे आयोडीन टेस्ट? अभी हमने पढ़ा था, वो कई सारे स्टेप्स थे। पहले अल्कोहल में इसको बॉयल करते हैं, फिर क्लीन करते हैं, फिर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, वो सारा काम करेंगे। तो जब फाइनली इस पर आयोडीन सोल्यूशन डालोगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ऐसा, मतलब जहां पे एल्युमिनियम फॉयल रैप था उस रीजन पे आपको पेल कलर ही दिखाई देगा, मतलब कोई कलर नहीं होगा वहां पे, और बाकी पोर्शन लीफ का जो है वो ब्लू हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है? सोचिए, आप सोचिए, दिमाग लगाए थोड़ा सा। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो पोर्शन है या यहां पर जो पोर्शन है वहां पर स्टार्च है, ठीक, स्टार्च है, और ये जो पोर्शन है उस पर कोई स्टार्च नहीं है स्टूडेंट्स, इस पोर्शन में कोई स्टार्च नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम? देखो, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और फिर वही ग्लूकोज स्टार्च की तरह स्टोर हो जाता है, ठीक। तो इस प्लांट को हमने 3 से 4 घंटे तक सन में रखा था ताकि फोटोसिंथेसिस हो, फोटोसिंथेसिस हो, ग्लूकोज बने, वो स्टार्च में कन्वर्ट। तो इस रीजन में तो स्टार्च पाया जा रहा है, मतलब इस रीजन में फोटोसिंथेसिस हुआ है। इस रीजन में स्टार्च नहीं पाया जा रहा है, मतलब इस रीजन में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया है स्टूडेंट्स, नहीं हो पाया। ये तो मतलब इसका, क्यों नहीं हो पाया फोटोसिंथेसिस इस रीजन में, क्यों नहीं हो पाया होगा? सोच के देखो, सोच के देखो। क्योंकि रीजन ये है, यहां पर एल्युमिनियम फॉयल रैप था, जिसके कारण इस रीजन में सनलाइट नहीं पहुंच पा रही थी, और जरूर इसीलिए यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जिसके कारण यहां पे स्टार्च नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से क्लियरली ये प्रूव हो रहा है कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही थी, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, इसलिए हमें यहां पे स्टार्च नहीं मिला। तो आयोडीन टेस्ट में ये पेल ही रह गया, कलर चेंज नहीं हुआ। समझ लो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट देखेंगे स्टूडेंट्स जिससे यह प्रूव हो जाएगा कि बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, इसमें कई बार लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला स्टेप, टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। अच्छा, तो आप देखेंगे वेरीगेटेड लीव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आप देखें, इस टाइप के लीव्स आपने देखे होंगे, कुछ प्लांट्स में होते हैं। ये एक वेरीगेटेड लीफ है, इसमें कुछ पार्ट तो ग्रीन है और कुछ पार्ट ग्रीन नहीं है। ऐसे लीव जिसमें कुछ पार्ट ग्रीन हो और कुछ ग्रीन नहीं हो, उनको वेरीगेटेड बोलते हैं। देखो, जो पार्ट ग्रीन है वो क्यों ग्रीन है स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था, क्लोरोफिल के कारण। ग्रीन पार्ट्स विद क्लोरोफिल, इस ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है, और जो व्हाइट पार्ट है उसमें क्लोरोफिल नहीं है। व्हाइट पार्ट्स ऑफ लीफ विथ नो क्लोरोफिल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसमें इस टाइप के लीव्स हो, फिर उस पॉटेड प्लांट को हम डी स्टार्च करेंगे। कैसे? 3 से 4 दिन तक डार्क रूम में रख के, ठीक है। कोई डाउट की बात नहीं है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। ये कैसा प्लांट हमने लिया? वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट लिया।
ठीक है, उसको डी स्टार्च कर लिया हमने, ठीक है, मतलब कोई स्टार्च नहीं है उसमें। प्लीज नोट, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। डी स्टार्च करने से कलर चेंज नहीं होता है लीफ का, डी स्टार्च करने से कलर चेंज नहीं होता है। क्लोरोफिल हटाने से होता है, क्लोरोफिल हटाने से होता है, स्टार्च हटाने से कलर चेंज नहीं होता है, तो कलर अभी भी यही है। कीप इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। अब क्या करेंगे, डी स्टार्च करने के बाद स्पॉटेड प्लांट को कुछ घंटों के लिए, 3-4 घंटों के लिए सनलाइट पे रख देंगे ताकि फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाए, वापस से फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाए। उसके बाद उसका एक लीफ प्लग करेंगे स्टूडेंट्स, और उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे। वही सारे स्टेप्स आयोडीन टेस्ट। देखो आयोडीन टेस्ट से पहले लीफ ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, लीफ ऐसा दिखेगा, देखो बीच में ग्रीन पार्ट और साइड में व्हाइट पार्ट, ठीक है, एक्चुअली। फिर आयोडीन टेस्ट में कई सारे स्टेप्स मैंने आपको बताया था। क्लोरोफिल हटाते हैं अल्कोहल में गर्म करके, तो लीफ आफ्टर रिमूविंग क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल हटा देंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो ग्रीन कलर है वो चला जाएगा ना, वो तो क्लोरोफिल के कारण ही है, तो ऐसा लीफ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्लोरोफिल हटाने के बाद कलर में चेंज होता है, ठीक है। और इस पे आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे, तो लीव आफ्टर आयोडीन टेस्ट, तो सोल्यूशन डालेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जहां पे कलर ब्लू हो गया है वहां पे स्टार्च है, और यहां पे जहां पे कलर ब्लू नहीं हुआ है वहां पे स्टार्च नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे स्टार्च है, इसका क्या मतलब है कि वहां फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तभी तो स्टार्च है, और यहां स्टार्च नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा स्टूडेंट्स। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो स्टूडेंट ऐसा कैसे हो रहा है, देखो ये जो ग्रीन पार्ट है वहां पे क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल था इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, क्लोरोफिल था इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ और वहां पे हमें स्टार्च मिल रहा है। लेकिन जो व्हाइट पार्ट है वहां पे क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और हमें स्टार्च नहीं मिल रहा है। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। इसलिए ये वाले पार्ट में स्टार्च नहीं मिल रहा है, इसलिए वाले पार्ट में स्टार्च नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स आप देखें ये एक इंटरेस्टिंग एक्चुअल पिक्चर है। ये जो सिचुएशन थी यहां पे एक्चुअल लीफ वाली वो ये है, ठीक है, एक्चुअल लीफ। फिर ये वाली फोटोग्राफ नहीं है हमारे पास, ये जो है आयोडीन टेस्ट के बाद की फोटोग्राफी है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की जहां जहां पे क्लोरोफिल था वहां पे डार्क कलर आ गया आयोडीन टेस्ट के बाद, क्योंकि यहां पे स्टार्च है इसलिए। और क्यों स्टार्च है, क्योंकि क्लोरोफिल था तो यहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ। बाकी पार्ट पे आयोडीन टेस्ट बता रहा है कि स्टार्च नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेरिमेंट आप देखें, एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर पाएंगे स्टूडेंट्स कि बिना CO2, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। देखो बहुत सिंपल सा सेटअप है इसके लिए भी। डी स्टार्च, पहला स्टेप देखिए, डी स्टार्च 2 पॉटेड प्लांट्स, ओके। इस केस में 2 पॉटेड प्लांट्स लेंगे, दोनों को डी स्टार्च करेंगे। कैसे? 3 to 4 डेज तक डार्क रूम में रख के, 3 to 4 डेज तक डार्क रूम में रख के उसको डी स्टार्च कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप में आप देखो क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप देखो उन दोनों पॉटेड प्लांट्स को हमने बाहर निकाला, उनको ऐसे बेल जार में रखा। आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, डायग्राम पे ध्यान देंगे, दोनों को ऐसे ग्लास के वेसल में डाल दिया, उसको बेल जार बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इससे सनलाइट, आप देखिए ये येलो में जो मैंने बनाया है वो सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सनलाइट तो ग्लास से अंदर जा सकता है और इस प्लांट को सनलाइट मिलेगी, इसको भी सनलाइट मिलेगी। दोनों को हमने ऐसे बेल जार में डाला। अंदर क्या है, इस वाले में हमने एक डिस्क में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला है, यहां पे अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसमें नहीं डाला है। अब देखो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड in first jar removes all carbon dioxide from it. Okay students, this is very important. ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने यहां पे डाला है वो अंदर के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देगा, अंदर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहां से रिमूव कर देगा स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर ये जो प्लांट है उसको कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस बेल जार के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो ये सोल्यूशन खा जाएगा, सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब। तो इस प्लांट को कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा। इस प्लांट में हमने ऐसा नहीं किया तो इसको बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक ठीक। अब देखो तो हमने अभी तक क्या किया स्टूडेंट्स, 2 पॉटेड प्लांट को डिस्चार्ज किया, फिर उनको इस सेटअप में रखा, 3 से 4 घंटे तक रखा हमने, ताकि अगर फोटोसिंथेसिस होना है तो वो हो जाए 3 से 4 घंटे।
उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर 3 to 4 आवर्स डू आयोडीन टेस्ट ऑन लीव्स ऑफ बोथ जार्स। 3 से 4 घंटे बाद ऐसे छोड़ने के बाद दोनों का एक एक लीफ प्लग कर लो, आप दोनों का एक एक लीफ प्लग कर लो, उस पर आयोडीन टेस्ट करो। आयोडीन टेस्ट करो, कैसे करेंगे आयोडीन टेस्ट, पहले क्लोरोफिल हटाएंगे तो कलरलेस हो जाएगा, फिर क्लीन करेंगे, फिर उस पर आयोडीन डालेंगे। तो इसमें जब आप आयोडीन डालोगे, आयोडीन टेस्ट करोगे तो कलर पेल ही रहेगा इस वाले केस में। इस वाले केस में जब आयोडीन टेस्ट आप करोगे तो कलर ब्लू हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्लू हो जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे क्या चल रहा है यहां पे। यहां पे कलर ब्लू हो गया मतलब स्टार्च है, यहां पे कलर ब्लू नहीं हुआ मतलब स्टार्च नहीं है, और यहां पे स्टार्च है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, यहां पे स्टार्च नहीं है मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स इससे क्या प्रूव होता है, यहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, और क्या, यही तो अंतर था इन दोनों जार्स में, यहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो इसलिए यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, इसलिए हमें स्टार्च नहीं मिला। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से आप देखो प्रूव हो जाता है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, इसीलिए तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो इस जार में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, उससे उनको एनर्जी मिलती है। तो यहां पे हम पढ़ेंगे कि उनको कैसे एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि यहां पे हम बात कर सकते हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, अपने खुद की बॉडी की, राइट स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जब हम इन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इनमें न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो उनके बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा होता है इसको लेके उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को लेके जो प्रोसेस चल रहा है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में हमारा मेन फोकस होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको समझना। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कि बाकी किसी एनिमल को समझने से पहले हम अपनी बॉडी को समझना चाहेंगे, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स बिफोर वी गेट इनटू डिटेल ऑफ दिस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड एंजाइम। एंजाइम, तो स्टूडेंट्स एंजाइम क्या होता है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो हम ह्यूमंस जो है कुछ भी खाते हैं स्टूडेंट्स। आप बाहर कहीं घूमने गए, आपने पानी पूरी खा ली, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, कभी चिकन टिक्का खा लिया, कभी पनीर टिक्का खा लिया। यू जस्ट थिंक द वैरायटी ऑफ फूड विच वी कैन ईट स्टूडेंट्स, राइट। तो अब आप सोच के देखो कि हमारा जो बॉडी है स्टूडेंट्स उसके पास कितना टफ टास्क है। आप कुछ भी उल्टा सीधा खाओ, आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करना है स्टूडेंट्स, उससे न्यूट्रिशन निकालना है ताकि आपकी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज हो सके, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज अ वेरी वेरी टफ टास्क जो आपकी बॉडी को करना पड़ता है स्टूडेंट्स। यहां पे आता है हमारा हीरो एंजाइम स्टूडेंट्स। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि जूस लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, और वो जूस लाइक सब्सटेंस जो है वो एंजाइम है स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और एंजाइम जूस लाइक सब्सटेंस होता है। अब क्या होता है कि आपने जो फूड खाया वो बॉडी के अंदर आया, अब ये जो जूस लाइक एंजाइम्स हैं वो इसके साथ मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ, और इसके साथ रिएक्शन करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं। और उस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो जो आपने खाया है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, बट रिएक्शन के बाद वो चेंज होकर सिंपलर कंपाउंड्स बनाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वो ऐसे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, जो आपकी बॉडी उससे एनर्जी ले सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, डायरेक्टली आपके पिज्जा से या पनीर टिक्का से बॉडी एनर्जी नहीं ले सकती थी स्टूडेंट्स, आपको समझ में बात। सो दैट्स व्हाई एंजाइम्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करते हैं, जो भी आप फूड खा रहे हो उसके साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और फिर ऐसे छोटे और सिंपल कंपाउंड्स बनाते हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और उससे एनर्जी ले सकती है। और ये मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के लिए बताया स्टूडेंट्स, बट बाकी एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है, सब में एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एंजाइम के बारे में जो मैंने आपको बताया, लेट मी ऑल्सो राइट दिस डाउन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हम उसको डिटेल में समझना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी जो प्रोसेस होता है वो उतना सिंपल नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म लेंगे जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिंपल हो, समझने में आसान हो। पहले उसको समझ लेंगे, उसको समझ लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट्स को हम ह्यूमन बॉडी के लिए अप्लाई करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो आप मुझे बताएं कौन सा ऑर्गेनिज्म हमें लेना चाहिए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अमीबा ले लेते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा स्टूडेंट्स।
क्यों अमीबा? क्योंकि अमीबा तो बहुत ही सिंपल होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें कुछ ज्यादा होता भी नहीं है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और इसके जो एक्सटेंशंस है स्टूडेंट्स, इन एक्सटेंशंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता होगा, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट्स, बताएं क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो अमीबा में कॉन्सेप्ट होते हैं वो मिलते जुलते ही होते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले हम अमीबा को समझेंगे, फिर ह्यूमन बॉडी पे आएंगे। सो अमीबा के साथ क्या होता है, सपोज करो कि ये अमीबा है और ये फूड पार्टिकल जो है उसके बॉडी के पास आया, तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि अमीबा इस फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर ले स्टूडेंट्स। तो कैसे लेगा? देखो वही होता है पहले स्टेप में जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि अमीबा अपना शेप चेंज कर सकता है, तो अमीबा क्या करेगा? अपना शेप इस तरह से चेंज करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा ताकि जो फूड पार्टिकल है वो अंदर आ जाए, बॉडी के अंदर आ जाए, जैसा कि आपको दिख सकता है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि फूड को अंदर ले लिया। सबसे इंपॉर्टेंट काम, फूड को पहले अंदर तो लो, राइट स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ स्टूडेंट्स कि अब देखो क्या है, इंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अमीबा की जो बॉडी है वो कुछ इंजाइम्स सिक्रीट करेगी और वो इस रीजन में आएगा जहां पर ये फूड है, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फूड पार्टिकल था अभी, वो कुछ ऐसा कंपाउंड हो सकता है कि जो अमीबा की बॉडी डायरेक्टली डाइजेस्ट ना कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंजाइम्स आएंगे अंदर वो इससे रिएक्ट करेंगे, इस फूड पार्टिकल से। यहां पे कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी जिसमें नए कंपाउंड्स बनेंगे, सिंपलर कंपाउंड्स बनेंगे, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे स्टूडेंट्स, राइट। और वो ऐसे कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स होंगे जो अमीबा अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाएगा, उससे न्यूट्रिशन ले पाएगा, राइट। तो ये सेकंड स्टेप हुआ, यहां पे एंजाइम्स ने रिएक्ट किया फूड के साथ और सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाए स्टूडेंट्स, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो आप देखो यहां पे कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने वो अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे, हर जगह पहुंचेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो जो न्यूट्रिएंट्स मिले वो सारे बॉडी में सर्कुलेट होने चाहिए, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट हुए पूरे अमीबा की बॉडी में वो यूज किए जाएंगे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए। हो सकता है उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स अमीबा के ग्रोथ के लिए भी यूज किए जाए स्टूडेंट्स, राइट। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब देखो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स कि देखो यहां पर जब हम बात कर रहे थे कि एंजाइम्स रिएक्ट करता है, तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बने जो अमीबा एब्जॉर्ब कर सकता था, राइट। लेकिन कुछ सब्सटेंस फूड का अभी भी बच जाएगा जो कि अमीबा के बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है या फिर हो सकता है कि हार्मफुल ही हो, ठीक है। तो वो सारी चीज जो है वो अमीबा अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रह जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो इस फाइनल स्टेप में अमीबा उन चीजों को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देगा, बाहर निकाल देगा। तो अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाता है और वो चीजें बाहर निकल जाती है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये स्टूडेंट्स है पूरा प्रोसेस। देखो इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको यहां पर एक साथ में दिखा सकता हूं कि देखो क्या हुआ, फूड जो है बॉडी के पास आया, तो अमीबा ने पहले वो फूड को कैप्चर किया स्टूडेंट्स, फिर एंजाइम्स उस फूड तक पहुंचे, वहां पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हुई, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब हुए और डिफरेंट पार्ट्स तक गए स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में उनका यूज हुआ फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस, राइट स्टूडेंट्स। और फिर फाइनल स्टेप में क्या हो रहा है, जो बचा हुआ हार्मफुल पार्ट है या यूजलेस पार्ट है फूड का, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया गया स्टूडेंट्स। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फॉर अमीबा, जो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़े ताकि एग्जाम्स में आपको आंसर्स लिखने में हेल्प मिलेगी। अब स्टूडेंट्स यहां पे कितने स्टेप्स थे आप देखो, ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप एंड ये फिफ्थ स्टेप। अब ये पांचों स्टेप को हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। ये जो पहला स्टेप था स्टूडेंट, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं इंजेशन। ये जो दूसरा स्टेप है स्टूडेंट्स, उसका नाम है डाइजेशन। ये जो तीसरा स्टेप है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। ये जो फोर्थ स्टेप है उसका नाम है एसिमिलेशन और ये जो फिफ्थ स्टेप है उसका नाम है इजेशन। तो अब देखो ये पांचों जो स्टेप है स्टूडेंट्स, उसमें आप ध्यान से देखो कि इंजेशन में क्या हुआ है। ये वो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इंजेशन, जिसमें फूड को बॉडी के अंदर लिया गया है। सबसे बेसिक प्रोसेस है, फूड को बॉडी के अंदर लिया गया इंजेशन में। सेकंड प्रोसेस जो है डाइजेशन वो प्रोसेस है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें फूड को छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया गया है जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और यूज कर सकती है स्टूडेंट्स, राइट। फिर तीसरा एब्जॉर्प्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एसिमिलेशन में, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को अपने ग्रोथ और डिफरेंट कामों के लिए यूज करती है।
इजेशन, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये वैसा प्रोसेस स्टूडेंट्स जिसमें बॉडी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है स्टूडेंट्स। लेट मी शिफ्ट दिस डायग्राम हियर, इन पांचों प्रोसेस को मैं यहां लिस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। सो व्हाई दिस 5 प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि ये तो हमने अमीबा की बात की है, लेकिन स्टूडेंट्स हम दूसरे एनिमल्स या खुद के बॉडी की भी जब बात करेंगे तो हमारे बॉडी में भी यही 5 स्टेप्स होंगे स्टूडेंट्स, यही 5 स्टेप्स। अमीबा में ये बहुत सिंपल थे, हमारी बॉडी में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन यही 5 स्टेप्स होंगे। तो मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स कि पहले हम एक सिंपल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, उससे हमें कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जो हम अपनी बॉडी अप्लाई करेंगे। तो ये मिल गया हमें स्टूडेंट्स कि जब न्यूट्रिशन हम लेते हैं अपने बॉडी में स्टूडेंट्स, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आप इसको पढ़ें, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब अमीबा के बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पैरामेशियम की। तो पैरामेशियम भी आपको पता है स्टूडेंट्स एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट्स। आप देखें इसके जो हेयर टाइप स्ट्रक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और यहां पर आप देखें ये इसका माउथ है। तो इसमें जब डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जीक्यूट होता है तो उसमें भी 5 स्टेप्स ही होते हैं स्टूडेंट्स, यही 5 स्टेप्स होते हैं। लेकिन इसमें जो पहला वाला स्टेप है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो उसको थोड़ा देखने में हमारा इंटरेस्ट है, बाकी स्टेप्स हम उतना नहीं देखेंगे यहाँ पे। तो देखो कैसे इंजेशन होता है यहाँ पे। अगर कोई फूड इसके बॉडी के पास आता है स्टूडेंट्स, तो इसके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से वो मूव करने लगते हैं, और वो इस तरह से मूव करते हैं कि फूड जो है वो इसके माउथ की तरफ आने लगे, और फाइनली वो माउथ में अंदर चल जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से फूड का इंटेक होता है। बाकी जो इसके प्रोसेसेस है वो कुछ अमीबा जैसे ही होते हैं, उसकी हम उतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे।